देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। हमारे साथ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष आरजेडी के सबसे सक्रिय नेता तेजस्वी यादव मौजूद हैं। तेजस्वी, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के ई कॉन्क्लेव में। बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। तेजस्वी, ये बताइए कि हम और आप जब बात कर रहे हैं तो देखिए आज जो कॉन्क्लेव है वो भी ई कॉन्क्लेव हो रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सारी बातचीत हो रही है क्योंकि कोरोना काल है। क्या आपको लगता है कि इस बार जो बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं उसमें सोशल मीडिया का रोल बहुत अहम रहने वाला है? और अगर सोशल मीडिया पर ताकत की बात की जाए तो मैं देख रहा था, मुझे लगता है दर्शकों के साथ बता भी देना चाहिए, शेयर कर देना चाहिए कि जो जेडीयू का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसके करीब 25,000 फॉलोअर्स हैं और आरजेडी के फॉलोअर्स जो हैं वो करीब 3 लाख हैं। इसी तरह से हमने देखा कि जेडीयू के जो नेता हैं वो ज़्यादा सक्रिय नज़र नहीं आते सोशल मीडिया पर। आप बहुत सक्रिय हैं, आरजेडी के ट्विटर हैंडल से लगातार ट्वीट्स किए जाते हैं। राबड़ी देवी हो, लालू यादव के हैंडल से लगातार ट्वीट्स किए जा रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि वाकई सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा रोल अदा करने जा रहा है इस बार बिहार के चुनावों में? देखिए, अभी से नहीं, सोशल मीडिया का अलग प्रभाव शुरू से ही रहा है। केवल लॉकडाउन के पीरियड में ही नहीं देखा जा सकता। और मेरा मानना है कि अभी 21वीं सदी में हम लोग हैं और 21वीं सदी में सबसे बड़ा जो अभी आज हम और आप बात कर रहे हैं तो इसमें टेक्नोलॉजी जो है, आईटी का बहुत बड़ा योगदान है। बेशक है। अगर आईटी नहीं होता तो शायद हम और आप बीच में बात नहीं हो रही होती। तो इसके लिए आईटी जो भारत में जो रेवोल्यूशन का जिसने काम किया वो है राजीव गांधी जी। तो उनको धन्यवाद देना चाहिए कि हम लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि महामारी के समय हम लोग जो हैं इस तरह का कॉन्क्लेव करेंगे या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मीटिंग्स की जाएगी। तो आज देखिएगा, ज़्यादातर लोग जो हैं, जो इंडिया है वो जो है बड़े तादाद में जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है, लेकिन भारत में जो बसने वाले जो लोग हैं, जो गरीब हैं जी, जिनको अभी खाने का ठिकाना नहीं है, जिनके पास मोबाइल नहीं है, अभी भी गांव-गांव तक इंटरनेट नहीं पहुंची है, अभी भी आप देखिएगा कि डिजिटल इंडिया की बात होती है लेकिन अभी भी कॉल ड्रॉप की समस्या बरकरार है। अभी भी एक बार में कॉल नहीं लगते इंटरनेट की। मैं तो अपने पटना की बात करता हूँ, यहाँ इंटरनेट की सुविधाएं नहीं हो पाती बेटर। तो ठीक है, लेकिन हम लोग जो हैं शुरू से हम लोग सक्रिय रहे। मेरा मानना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग जो है, ठीक है, सोशल मीडिया का हम जिक्र कर रहे थे तेजस्वी, और हमने देखा कुछ दिन पहले ही कटिहार के उस बेबस बच्चे की तस्वीर जो है वो जहन से निकलती नहीं, जो अपने मृत मां पड़ी हुई है स्टेशन पर और उस पर जो चादर पड़ी हुई है उससे खेलता हुआ नजर आया। मुझे जानकारी मिली कि आपने भी 5 लाख की आर्थिक मदद उस परिवार तक पहुंचाने की कोशिश की है। राहत भरी बात है और नेक काम किया है आपने, लेकिन मन में ये सवाल उठता है कि ना जाने ऐसे कितने बच्चे होंगे, ना जाने ऐसे कितने लोग होंगे जो इस वक्त जबरदस्त दर्द का सामना कर रहे हैं और उन तक मदद पहुंचाने वाला कोई नहीं है। ये स्थिति क्यों आ रही है बिहार के मजदूरों के साथ खास तौर पर? देखिए, कहीं ना कहीं से लॉकडाउन हुआ, ठीक है, जो भी कारण था कोरोना को लेकर के हम लोगों को जो है प्रिकॉशन के ज़रिए, क्योंकि लोग मरे ना इसके वजह से लॉकडाउन किया गया। लेकिन सरकार को, चाहे केंद्र की हो, राज्य की हो, किसी भी राज्य की हो, हम लोगों को ध्यान ज़रूर देना चाहिए था कि व्यवस्था कैसे होगी। जो लोग मान लो प्रवासी मजदूर हैं जो बाहर बसे हुए हैं, अगर फैक्ट्री बंद हो जाएगा तो उनका काम छूट जाएगा, काम छूट जाएगा तो उनको पैसे नहीं मिल रहे थे जो लेकर के गए थे। बिल्डर जो हैं, मान लो लेबर्स हैं, काम कर रहे हैं तो उनको फैक्ट्री वाले पैसे नहीं दे रहे हैं। पैसे नहीं मिलेंगे तो खाएंगे कहाँ से, रेंट कहाँ से वो देने का काम करेंगे। तो मकान मालिक जो है वो उनको घरों से बाहर निकाल रहे हैं, खाने को जो है वो व्यवस्था नहीं मिल रहा था। तो हम लोगों ने तो काफ़ी मदद, 1 लाख से भी ज़्यादा जो प्रवासी मजदूर हैं, और ट्विटर के माध्यम से भी आप मेरा देख सकते हैं कि लगातार स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से या जो भी जनप्रतिनिधि है उनसे कोऑर्डिनेट किया गया। तो ये समस्या आई हम लोगों के सामने। अब आप देखिए, खास तौर पे कोरोना से जितने लोग मरे हों या ना मरे हों, लेकिन भूख से और रोड एक्सीडेंट से, रेल एक्सीडेंट से, सफ़र के दौरान जो है काफ़ी लोगों की मौत हुई है। और मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से प्रवासी भाइयों के साथ रवैया किया गया, वो ऐसा लग रहा था कि भाई दूसरे दर्जे के नागरिक हैं।
ये अपने लोग हैं, गरीब और हैं, आपने मौत के शब्बीर आंकड़े हैं, की बात उन्होंने की, जो देश ऑफिशियल बनाने का आंकड़ा काम रेलवे की किया तरफ है। से दिया गया है वो 9 मजदूरों का दिया गया है, श्रमिक स्पेशल ट्रेन में सफर के दौरान जिनकी मौत हुई। देखिए, हम तो आपको बताना चाहेंगे जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन, हाँ। श्रमिक स्पेशल ट्रेन जो है जी। इसलिए दिया गया था क्योंकि अगर अहमदाबाद से गाड़ी अगर चलेगी तो पटना पहुंचेगी, लेकिन शर्म की बात है अगर 2 दिन के सफ़र को अगर 9 दिन बना दिया जाए। एक तो ऐसे ही 50 दिन जो है बेचारे गरीब मजदूर जो है टॉर्चर में रहे, खाने को नहीं ठिकाना, पीने को नहीं ठिकाना, और ट्रेन में जो व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से चरमरा गई। हमने हिंदुस्तान में पहले ऐसा कभी नहीं देखा। हमारे पास पेपरों की कटिंग भी है, मतलब देश भर में रास्ते में भटकी 40 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें। ये तो अद्भुत है, ऐसा तो दिक्कतें हैं, बहुत ऐतिहासिक दिक्कतें है। अब हमको तो समझ में नहीं आता कि रेलवे को कौन सा पुरस्कार देना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी पीयूष गोयल को कौन सा पुरस्कार देंगे? आखिर ये किसकी लापरवाही है? एक एक मौत की कीमत है, मौत जो है। और आप कहते हैं अगर 7 मर गए, आंकड़ों पे नहीं जाना चाहिए। मजदूरों के ये लोग जो मर रहे हैं, इनकी मौत का जो कीमत लगा दिया गया, भैया एक मौत हुई चलो 4 लाख हुआ, बात खत्म। ऐसे कैसे होगा? कोई कीमत क्या नहीं हो सकती, उनका परिवार बिल्कुल नहीं हो है? सकती जी। उनके जो आपने वो वीडियो देखा होगा, दर्दनाक जो हादसा, जो मतलब शर्मसार करता है इंसानियत को भी, कि जीआरपी के जवानों ने ऐसी लाश को ऐसे ही फेंक दिया। बच्चे हैं उसके छोटे छोटे, मतलब हम तो हिल गए अंदर से। तेजस्वी, आप ही के बिहार से ही जुड़ा हुआ मामला है। वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट के मकसूद आलम दिल्ली से चले थे और दिल्ली में उनका काम धंधा था, यहाँ से निकले और मुजफ्फरपुर पहुंचते पहुंचते उनके 4.5 साल के बच्चे ने दम तोड़ दिया। और वजह ये बताई जा रही है, ये वो खुद बता रहे हैं कि बच्चा भूखा था, जबरदस्त गर्मी थी और उसमें उसकी तबीयत खराब हुई। वो दूध के लिए इधर उधर भटकते रहे, लेकिन दूध पहुंच नहीं पाया बच्चे तक और 4.5 साल के बच्चे ने दम तोड़ दिया। ये सारी जो कहानियां हैं, ये जो दर्द है, ये दिल तोड़ कर रख देता है, हम सबको झकझोर करके रख देता है। ये स्थिति सुधरे कैसे? आपका क्या प्लान ऑफ एक्शन है आपके पास? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बताऊं, लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा जो मरमाहत हुआ है, सबसे ज़्यादा जो पीड़ा झेलने का काम किया है जी, वो प्रवासी मजदूर हैं। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से जो रवैया जिस प्रकार से अपनाने का काम किया गया, कि सरकार को जो पहले करना चाहिए था वो बाद में कर रही है। अब लाख के ऊपर आंकड़ा आ गया, लेकिन अभी भी आप देखिएगा बिहार सरकार जो है, अगर जो भी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, पहले तो वो तैयार ही नहीं थे, उनकी इच्छा शक्ति ही नहीं है और कोई प्रयास ही नहीं किया गया। ऐसा लग रहा था कि कोई मंशा ही नहीं है सरकार को। तेजस्वी, पहले ये दलील दी जा रही थी कि भाई क्यों नहीं हो सकता कि जिस राज्य में ये मजदूर काम धंधा कर रहे थे, जिस राज्य की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे थे, वही राज्य इनका ध्यान रखे। क्या आपको लगता नहीं कि अगर ये स्थिति होती कि जिस राज्य में जहां मजदूर जो काम कर रहा है वहीं पर उसे इतनी फैसिलिटीज दी जाती कि ये नौबत नहीं आती कि वो अपने गांव, अपने घर की तरफ रवाना होने के बारे में सोचे? वो स्थिति ज्यादा बेहतर नहीं होती? देखिए, ये तो बीत गई बातें, अब हमको थोड़ा आगे सोचना पड़ेगा। क्या ट्रेन की जो टिकटें हैं लेबर्स अभी भी खरीद रहे हैं? कहाँ से लाने पैसे? उनके पास तो पैसे है नहीं। कर्जा मांग करके, गाँव से मंगा करके, जिल्लत झेल करके, जिस प्रकार से रवैया अपनाने का काम किया सरकार के, कौन सी बड़ी बात है? आपको बता दें, 12,000 से भी ज़्यादा ट्रेनें हैं हिंदुस्तान में, और रेलवे की जो क्षमता है वो एक दिन में 2 करोड़ लोगों को लाने या ले जाने की है। अगर बिहार के अगर प्रवासी मजदूर जो हैं, अगर 40 लाख अगर संख्या है, तो आप स्पेशल आप उसके लिए व्यवस्था कीजिए। आप देखते होंगे कि नेगोशिएशन चल रहा है, सरकार जो है नेगोशिएट कर रही है, तुम पैसा दो तो तुम आ जाओगे तो फिर पैसा देंगे, क्वारंटाइन कर लोगे तब पैसा देंगे। रेलवे कहते नहीं एडवांस में पैसा दो। पिस कौन रहा? आखिर ये सरकारें हैं किन के लिए? ये गरीबों के लिए है, जनता के लिए है। और आपदा के घड़ी में सबसे पहला अधिकार, ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं, आपदा के घड़ी में जो सरकार के खजाना में सबसे पहला जिसका हक बनता है वो आपदा पीड़ितों के लिए है। तो आखिर आपने किया क्या? और देखिए, हमने तो सवाल पहले नहीं उठाया, हम लोग विपक्ष, एक जिम्मेदार विपक्ष है। शुरू से अंत तक हम लोगों ने सरकार के दिशा निर्देशों का पालन किया, गाइडलाइंस का पालन किया। लेकिन बात कहाँ आई, जब यूपी के लोग जो हैं कोटा से अपने छात्रों को ले जाते हैं, गुजरात के जो लोग हैं, गुजरात सरकार जो है उत्तराखंड में फंसे गुजराती भाइयों को ले जा सकती है। तो मेरा अधिकार बनता है
कि एक जायज सवाल है, ये जायज सवाल हम सरकार के लोगों से पूछे, नीतीश जी से पूछे कि उन पहले तो कोई कानून नहीं था, तो ये कैसे लेकिन आप कह रहे हैं तेजस्वी कि आप जायज सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सुशील मोदी जो हैं डिप्टी सीएम, वो ये कह रहे हैं कि दरअसल आरजेडी और तेजस्वी यादव नाटक कर रहे हैं। विशेष ट्रेनों के जरिए 6 लाख मजदूरों की सकुशल वापसी कराई गई है बिहार के अंदर, लेकिन आरजेडी की तरफ से जगह जगह लालू रसोई का बोर्ड लगाकर राजनीति की जा रही है और उनको खाना खिलाने का, उनका साथ देने का नाटक किया जा रहा है, वो ये कह रहे हैं। सुशील मोदी जी को तो सबसे पहले जवाब देना चाहिए कि इतनी मौतें हुई उसका जिम्मेदार कौन है? क्या आरजेडी है? अगर वही भूख से मर रहे हैं, अगर आरजेडी अगर खाना दे रही है तो उनको दिक्कत क्या है? उनकी तो इंसानियत मर गई है, सरकार की इंसानियत मर गई है। उनको तो अपनी दूसरी चीजों की फिक्र है, उनको कुर्सी की चिंता है। वो अभी चुनाव की बातें कर रहे हैं कि चुनाव ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। अरे भैया, अभी आप सेवा करो, देखभाल करो। और हम पूछना चाहते हैं कोई भी सरकार से, इतनी मौतें अगर भूख से हुई हैं, रेलवे एक्सीडेंट से हुई हैं, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? हमको तो लगता है कि आंकड़ा जो है काफ़ी बढ़ गया है। लेकिन अगर सुशील मोदी जी को हमारे बैनर से अगर प्रॉब्लम है तो अपना बैनर लगा ले, हमको कोई आपत्ति नहीं है। हम आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं उनको बोलिए मेरा बैनर हटवा दें और अपना बैनर चढ़ा दें, हम खाना खिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन इस घड़ी में, इस दुख के घड़ी में बेहद अच्छा होता है कि इंसानियत होने के नाते, एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते, सरकार हो, विपक्ष हो, समाज सेवी हो, सब लोगों को मिलकर के इनकी सेवा में लगना चाहिए था, अच्छा लगता। लेकिन अब जो व्यवस्था आप बताएंगे, सुशील मोदी जी से पूछिए, सब लोगों को ले आया गया। तो ले आया गया तो कहाँ क्वारंटाइन करा रहे हैं? क्वारंटाइन की जो व्यवस्था हमने ट्विटर में देख लीजिए, कई वीडियो हैं। और हम क्या, अब तो लेबर्स ही खुद बना करके भेज रहे हैं वीडियो। बिल्कुल, बहुत कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं तेजस्वी, जो ये बयान कर रही हैं कि क्वारंटाइन सेंटर्स की हालत बहुत खराब है। उनसे पूछिए कि रेलवे स्टेशन में, रेलवे में कौन सी फिजिकल डिस्टेंसिंग बरकरार की जा रही है, कौन सा रेलवे स्टेशन से आने के बाद कितनी बसेस, पूछिए बिहार में कितनी दी है, जो रेस्पेक्टिव जिला, सब छोड़ दिया गया है। मतलब लॉकडाउन का मजाक उड़ाया जा रहा है। हम तो ये हमारी मांग थी कि सबों को लाओ, सबको क्वारंटाइन करो और ये स्क्रीनिंग कर रहे हैं। स्क्रीनिंग में क्या है भैया, आपका नाम पूछेंगे, कोई खांसी जुकाम, चले जाएंगे। अब तो कोरोना में ऐसा हो गया है कि जो फिट बंदा है उसको भी कोरोना है। यू कैन बी अ कोरोना कैरियर। बिल्कुल, असिम्प्टोमेटिक जो मरीज हैं वो ज्यादा रैंडम टेस्टिंग बढ़ाना पड़ेगा, टेस्ट की संख्या बढ़ाना पड़ेगा। और बिहार तो सबसे फिसड्डी रहा टेस्ट के मामले में। हरियाणा छोटा सा राज्य जो है, उनकी आबादी 2.9 करोड़ है, बिहार का लगभग 12 करोड़ है, और 10 लाख के अनुपात में दिन भर में यहाँ 1100 टेस्ट होती है, वहां जो है 3000 से ऊपर टेस्ट होती है। तो ये तो बताए, डबल इंजन की सरकार है तो बेनिफिट क्या मिला? और आप पूछिए, सुशील मोदी जी बीजेपी में है, बीजेपी के केंद्र में सरकार है, कि बिहार को कितना वेंटिलेटर मिला, कितना पीपी किट मिला, कितना आपको जो है मास्क मिले, सैनिटाइजर मिले, या क्या सहयोग केंद्र से मिला है? ये सवाल मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जो है नीतीश कुमार जी से भी पूछा। अच्छा, कि आप खुल करके बताइए, जो उन्होंने बैठक तो क्या जवाब मिला आपको? हालांकि बहुत ही लेट बैठक बुलाई थी। हमने पूछा कि आप बताइए नीतीश जी खुल करके कि आपको केंद्र ने क्या सहयोग दिया। हमको कोई जवाब नहीं मिला। सुशील मोदी वहीं बगल में बैठे थे। ये रिकॉर्ड में होगा, सीएम हाउस में जो भी ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी उसके रिकॉर्ड में होगा। हम तो अपील करेंगे कि उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जो कॉन्फ्रेंसिंग वो सामने लाने का काम करे सरकार। ये तेजस्वी, ये नौबत क्यों आ रही है? ये नौबत क्यों आ रही है? नीतीश कुमार की काबिलियत पर आप लोगों को भी बहुत भरोसा था, और उसी काबिलियत पर भरोसा करते हुए महागठबंधन बनाया गया था पिछले चुनाव में, और नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। 1.5 साल आप उनके साथ डिप्टी सीएम रहे। आज ऐसा क्या हो गया है कि नौबत आ रही है, ये दिक्कतें सामने आ रही हैं? आप देखिए, अब ये तो बिहार के एक एक बच्चे से पूछिएगा तो वो बता देंगे कि दिक्कत हमें कोई नहीं है। लोगों का विश्वास उन्होंने तोड़ा है, जनादेश का अपमान किया है, धोखा दिया है, मुझे नहीं बल्कि बिहार की जनता को। बीजेपी को मैंडेट था विपक्ष में बैठने का, हाँ, लेकिन चोर दरवाजे से ये लोग सरकार में आए। तो इसमें ज्यादा कुछ तो हमको नहीं करना। अब जो भी जिम्मेदारी है विपक्ष के नाते, वो हम अपनी जिम्मेदारी को, चाहे जन अधिकार का मामला हो, जन सुरक्षा का मामला हो, और इस लॉकडाउन के आड़ में जिस प्रकार से बिहार का लॉ एंड ऑर्डर जो है बद से बदतर हुआ। बिहार पहला स्टेट होगा जहां
2 उदाहरण हम देंगे जहां पर जो आइसोलेशन वार्ड में एक महिला के साथ गैंगरेप किया गया, आइसोलेशन वार्ड में गैंगरेप किया गया, आप समझ सकते हैं, सरकारी अस्पताल में। दूसरा, एक जो विदेशी सैलानी था, जिस दिन उसको क्वारंटाइन के लिए रखा गया, उसकी पूरे सामान की चोरी हो गई, ये पैंट भी निकाल लिया गया। वो बेचारा टॉर्चर होकर के भाग गया था, फिर सरकार ने पकड़ के लाया। हमने अधिकारी से बात की, भाई इसको अच्छा व्यवस्था तो दे दो, ये हमारा मेहमान है, क्या इज्जत रह जाएगी हमारी देश की। जी अच्छा तेजस्वी, आप कानून व्यवस्था का प्रश्न जो है वो लगातार उठा रहे हैं और ये हम लगातार देख भी रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान भी तमाम जो आपराधिक वारदातें हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही। गोपालगंज का जो ट्रिपल मर्डर है उसका उदाहरण हमारे सामने है और उसमें जेडीयू के विधायक अमरेंद्र पांडे पर आप सीधा आरोप लगा रहे हैं कि ये हत्याकांड उनकी तरफ से अंजाम दिलवाया गया। उन पर पहले भी हत्या के, जहां तक मेरी जानकारी है, हत्या के केस जो है वो पहले से भी चल रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार की शय है ऐसे लोगों को? क्योंकि नीतीश कुमार तो इस मामले में लगातार ये कहते आए हैं कि जो भी अपराधी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, भले ही मेरी पार्टी का क्यों ना हो। देखिए, नीतीश जी का कथनी और करनी में भारी अंतर है। और हम आपको जानकारी देते हैं, ये विधायक के ऊपर ऐसा कोई भी आईपीसी सेक्शन नहीं है जिसका मुकदमा इन पे दर्ज ना हो। और अभी फिलहाल कुछ दिन पहले ही जो है अपहरण का मामला आया था, रंगदारी का मामला आया था, प्रयास किया था, मामले को दबा दिया गया। आखिर किसके शय में? अब एक गवाह है, जो आप नरसंहार की बात कर रहे हैं, एक परिवार के 3 लोगों को मार दिया गया जी। वहाँ जो एक आरोपी है जिसके माता पिता का देहांत हुआ, बड़े भाई का देहांत हुआ और जिसको खुद गोली लगी है, जिससे हम मिलने भी गए, तो उनका कहना है कि विधायक का, विधायक के भाई भतीजे का, सबका रोल है। अच्छा, एफआईआर में नाम दर्ज है, तो पुलिस जो है, और वो विधायक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, पुलिस को पता ही नहीं। वो पुलिस जो है, कोई किसी को जानकारी है विधायक के बारे में तो हमको बताएं। अब आप बता सकते हैं कि किसके इशारे पे हो रहा है। मतलब वो विधायक जो है खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 दिन नहीं 2 दिन कर रहा है। अब पुलिस के डीजीपी से हमारी बात होती तो डीजीपी साहब कहते हैं हमें कोई जानकारी नहीं है इस मामले की। तो ये क्या मामला है? आपको ये पता होगा कि बालिका गृह मुजफ्फरपुर में भी जो कांड हुआ था उसमें भी ये हटिया रहे थे, मना कर रहे थे, नहीं हम लोग सक्षम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या फटकार लगाई इन लोगों को कि बिहार में प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। मतलब पॉक्सो लगाना था तो लगा दिया मारपीट का, जो मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर था। ये पुलिस का रवैया है, क्या विश्वास रह जाएगा? तो हम तो गवर्नर साहब से मिलके आए। ये केवल देखिए, अपराध का जो है एक ही जाति होता है, वो अपराध है। अपराधियों का एक ही जातीय अपराध है। अब हमने ये डिमांड किया है कि जो 3 परिवार के, जिस परिवार का जेपी के परिवार की जो हत्या हुई है, साथ साथ वो जो विधायक जो कह रहा है उसके बाद भी जो हत्याएं हुई है, वो चाहे अनिल तिवारी हो या मिश्रा जी हो, जिनकी हत्या हो गई है, हमने गवर्नर साहब से बोला कि इसके लिए सीबीआई जांच कराइए, सबों का जांच होना चाहिए और जो भी गुनाहगार है उसको सजा मिलना चाहिए। लेकिन पहला रोल तो, भूमिका जो है पुलिस पे ही और नीतीश कुमार जी के संरक्षण में ही अपराध हो रहा है। लेकिन असलियत ये है तेजस्वी कि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं बिहार के हालात सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज भी जब आप बिहार के नेताओं से बात कीजिए तो दबे स्वर में लोग यही कहते हैं कि देखिए ऐसा तो चलता ही रहेगा, बिहार में तो ऐसा ही चलता आया है, ऐसा ही चलेगा। जब लालू यादव का शासनकाल था तो वो वक्त भी याद कर लीजिए, 15 साल का जंगल राज, ये तमगा जो आपको मिला हुआ है वो अभी तक आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। और क्या आपको लगता है कि तेजस्वी, क्या आपको लगता है कि 15 साल लालू यादव का शासन बनाम 15 साल नीतीश कुमार का शासन, यह सबसे बड़ा मुद्दा होगा क्या इन चुनावों में भी? मैं आपको बता दूं, मुद्दा क्या होगा नहीं होगा, लेकिन वाकिफ जो है, सच्चाई जो है वो बताना चाहिए। जी 15 साल जो है 90 से 2005 का जो जिक्र ये करते हैं जंगल राज का, तो आप जंगल राज कोई आंकड़े के हिसाब से कहोगे? कोई बेस होना चाहिए, उसका डेटा होना चाहिए। आप डेटा 2005 का निकाल लीजिए और 2005 के बाद का 2020 तक का निकाल लीजिए। अगर बढ़ोतरी होती है तो उसमें हम मानेंगे कि जंगल राज है। आप डेटा मेरा नहीं, एनसीआरबी का डेटा निकाल लीजिए, जो हमारा डाटा नहीं है, केंद्र सरकार का डेटा है, जहां उनकी मौजूदा सरकार है।
उस डेटा में साफ पता चल जाएगा कि 2005 के बाद से 2020 तक जो है अपराध में वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है। दूसरी बात, 15 साल पहले तो मेरा उम्र भी छोटा था, हम तो फिलहाल अभी 2010 के बाद से राजनीति में सक्रिय हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारी सरकार थी, हमारे पार्टी के लोग सरकार में थे। लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं, तो 15 साल तो हम लोग विपक्ष में रहे, यानी जनता ने हमें सजा दी, तो हम जवाब तो अभी नहीं देंगे। हम तो 15 साल से जनता ने हमको सजा दी, हम लोग विपक्ष में हैं। हाँ। लेकिन जो मौजूदा 15 साल में जो सरकार में है, क्या हम सवाल उससे नहीं पूछेंगे? क्या आप कहते थे जंगल राज है, तो अभी कौन सा राम राज आ गया है? मतलब सरकारी अस्पताल में कोरोना के टाइम जहां सारा लॉकडाउन है, वहां महिला के साथ गैंगरेप हो रहा है। बालिका गृह जैसे बड़े काम हुए जहां सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया, बिल्कुल सरकार नाम की कोई चीज नहीं होगी। ये आपको हम आंकड़ा भी देना चाहेंगे कि संगीन अपराध वर्ष 2005 में 1,04,778, तथा कथित सुशासन सरकार के कार्यकाल का एक वर्ष का 2019 का 2,69,096। ठीक है। चोरी 2005 में 11,000 था और 2019 में 34,000 है। अपहरण 2,000 था 2005 में, अभी 10,000 है। बलात्कार 973 थे, अभी 1,450 है। डकैती 1,310 था 2005 में, अभी 2,046 है। तो ये आंकड़ा क्या साबित करता है? अच्छा तेजस्वी, जब हम और आप बात कर रहे हैं तो ऊपर एक स्लग चल रहा है, लिखा हुआ है बिहार में कब तक नीतीश कुमार, अब की बार तेजस्वी तैयार, क्वेश्चन मार्क के साथ। तो क्या वाकई तेजस्वी यादव अब तैयार हैं बिहार की जिम्मेदारी संभालने में, अगर बिहार की जनता भरोसा करती है तो? आप देखिए, ये तो जनता निर्णय लेगा, लेकिन हमारा मानना, हम युवा सोच के हैं, युवा हैं, जात पात से ऊपर उठ करके अपने स्टेट की तरक्की को देखने का। बिहार में सबसे प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा है वो बेरोजगारी को है। इसको लेके हम यात्रा पे भी निकले थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते इसको हमको रद्द करना पड़ा। पलायन बड़ा इश्यूज है, बिहार की अलग समस्या है, लैंडलॉक्ड स्टेट है, बिल्कुल मुद्दे बहुत हैं, लेकिन तेजस्वी जब हम चुनाव में जाते हैं ना, तो चेहरे जो हैं वो बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। क्या हम ये मानकर चलें कि इस बार के चुनावों में एक तरफ नीतीश कुमार का चेहरा होगा, तो दूसरी तरफ से आरजेडी की तरफ से और बाकी कांग्रेस पार्टी हो या और छोटे छोटे दल जो आपके साथ हैं, उनकी तरफ से मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव का चेहरा होगा? देखिए, हमारे पार्टी ने तो पहले से ये चीजें जो हैं, प्रस्ताव जो है, जो मीटिंग हुई थी उसमें पास कर दिया है। ठीक है। मेरा नाम को लेकर के पार्टी ने जिम्मेदारी दी है जी। लेकिन आप बाहर से, जब तो ये सवाल पूछने से बेहतर सवाल होता, क्या बीजेपी जो है नीतीश कुमार जी के चेहरे पे चुनाव लड़ेगी? वो तो साफ कर चुके हैं, अमित शाह ने कह दिया साफ कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो पुरानी बात है, वो नहीं, उन्होंने कहा था नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। हाँ। नेतृत्व और मुख्यमंत्री का चुनाव के बाद चेहरा होना में भारी अंतर है। वो नाम बोले कि मुख्यमंत्री जो होंगे नीतीश कुमार होंगे अगले चुनाव में, बोले तो। अच्छा, आप लोगों की अब नीतीश कुमार से कोई बातचीत तो नहीं चल रही है ना पर्दे के पीछे से? क्योंकि ये गाये बगाए खबरें आती रहती हैं कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। हम तो पर्दे के सामने ही बात करते हैं। आप हाँ। देख ही रहे किस तरह से उनकी कमियों को उजागर कर रहे हैं। जी, वो देखे, पॉलिटिक्स में लोग जो हैं, मार्केट में कयासों का बाजार जो है वो चलता रहता है और चलता भी रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग जो हैं खुल करके अपनी बात को रखते हैं। और आपने देखा होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी से भी चल रहा होगा, कुछ लोग कहते हैं इधर भी चल रहा होगा, आखिर मसला क्या है, क्या बात है? तो हमारा देखिए, विचारधारा जो है, आइडियोलॉजी जो है, आज तक राष्ट्रीय जनता दल और लालू जी ने अपने आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और हम लोग जो है पूरी ईमानदारी के साथ अपने आइडियोलॉजी, जो हम लोगों का सोशल जस्टिस, धर्मनिरपेक्षता, जो हमारी आइडियोलॉजी है, और उससे हम लोग जुड़े रहे। अब नीतीश जी को हम लोग तेजस्वी यानी कुल मिलाकर ये मान लिया जाए भाई, आप अभी इस वक्त नेता प्रतिपक्ष हैं भी बिहार के, और मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर आपको प्रेजेंट भी किया जा रहा है तमाम आपके सहयोगी दलों और आरजेडी की तरफ से। क्या अब हम ये मान लें कि लालू यादव की विरासत का जो दावेदार हैं वो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव हैं? क्योंकि इसको लेकर तेज प्रताप यादव के साथ कुछ मनमुटाव की खबरें भी बीच बीच में आती रहती हैं।
नहीं नहीं, ये कुछ नहीं। वो बड़े बड़े भाई तो लगातार हम कहते रहे हैं कि मेरा अर्जुन है। अभी साथ साथ हम लोग जो है, कल भी हम लोगों ने साथ साथ फेसबुक लाइव किया था, जो ये पीड़िता जो थी जिसकी मृत्यु हुई है उनके बच्चों के साथ। तो ये देखिए, ये कहने की बात नहीं है, हम नहीं कह रहे हैं कौन होगा नहीं होगा, ये क्या है, ये तो सब लोगों की अपनी अपनी राय है। लेकिन तेजस्वी, आपके पूरे परिवार पर इस वक्त करप्शन के चार्जेस हैं। लालू यादव जी खुद जेल में हैं इस वक्त, आपके ऊपर भी करप्शन के चार्जेस लगाए गए हैं, राबड़ी देवी जी पर भी, तेज प्रताप पर भी, मीसा जी पर भी। क्या आपको लगता है कि कहीं ये जो चीजें हैं और ये जो एलिगेशंस हैं, ये भारी तो नहीं पड़ जाएंगे इलेक्शन में? आपको हम एक बात बता दें जी, कि सिर्फ करप्शन के चार्जेस सिर्फ मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ही ऊपर नहीं लगे हैं, बल्कि जो भी तानाशाह के खिलाफ बोलने की हिम्मत किया है उस सबके ऊपर लगे हैं। अच्छा। चाहे पत्रकार हों, चाहे वो फिल्म कलाकार हों, चाहे वो इंटेलेक्चुअल्स हों, कोई भी अगर कहीं भी आप देख लें तो एक देश में एक वातावरण बना हुआ है, चाहे स्टूडेंट्स हों, सब लोगों के ऊपर ना कहीं से ये वातावरण बनाया गया है डराने धमकाने के लिए। लेकिन देखिए, ये मैटर तो जो है बड़ा आसान है ना सरकार को। अब सीबीआई का डायरेक्टर ने क्या कहा था, आप याद कीजिए। डिप्टी डायरेक्टर जो है और सीबीआई के डायरेक्टर में क्यों तनी थी, और सीबीआई डायरेक्टर ने क्या कहा था कि हमको कहाँ से फ़ोन आता था, लालू जी को जेल भेजने का दबाव आता था। ये मेरा क्या हुआ ना, उनका एफिडेविट दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। तो ठीक है, लीगल मैटर है, लीगली हम लोग देखेंगे। पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से ये सारे केसेस चलते हैं, तो हम तो पूछेंगे ना भाई, सरकार तुम्हारी है, क्या कर रहे हो। चलिए ठीक है तेजस्वी यादव जी, वक्त हमारे पास इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया TV9 भारतवर्ष के ई कॉन्क्लेव में हमारे साथ जुड़ने के लिए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर आप बड़े शानदार तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आगे के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।